नमस्कार। जरा सोचिए, 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए एक देश चलाना, इसके लिए जो सिस्टम बनाया गया उसका डिजाइन क्या था। आज हम भारत के इसी सरकारी ऑपरेटिंग सिस्टम की बनावट को समझेंगे। ये वो कोड है जो तय करता है कि हमारा देश चलता कैसे है और शक्ति का संतुलन कहाँ है। तो चलिए इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। सोचकर देखिए, जब भारत के निर्माताओं को बिल्कुल जीरो से एक सिस्टम बनाना था तो ये चुनौती कितनी बड़ी रही होगी। ये सिर्फ कुछ कानून बनाने की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मशीन बनाने की थी जो करोड़ों उम्मीदों का बोझ उठाकर चल सके। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है अपने फोन या कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सोचना। जैसे एक ओएस तय करता है कि सारे ऐप्स कैसे काम करेंगे, ठीक वैसे ही किसी देश का गवर्नेंस सिस्टम यह तय करता है कि सरकार, नागरिक और संस्थाएं ये सब आपस में कैसे इंटरैक्ट करेंगे। तो आज के इस सफर का हमारा रोड मैप ये रहा। हम सबसे पहले देश के ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 बड़े आर्किटेक्चरल फैसलों को समझेंगे। पहला संसदीय बनाम अध्यक्षात्मक और दूसरा संघीय बनाम एकात्मक ढांचा। और फिर देखेंगे कि भारत ने अपने लिए क्या खास मॉडल बनाया। चलिए शुरू करते हैं। तो बात यह है कि किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी को डिजाइन करते वक्त 2 सबसे बड़े और बुनियादी फैसले लेने पड़ते हैं। यही वो फैसले हैं जो तय करते हैं कि ताकत का असली केंद्र कहाँ होगा और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमारे संविधान निर्माताओं के सामने भी यही 2 बड़े सवाल थे। पहला, सरकार चलाने वाली बॉडी जिसे हम कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। और दूसरा, देश की ताकत केंद्र और राज्यों के बीच कैसे बटेगी। बस इन्हीं 2 सवालों के जवाब से बना भारत का पूरा सिस्टम, हमारा अपना ओएस। तो पहला बड़ा सवाल, सरकार का इंजन कैसे चलेगा। ये फैसला असल में 2 ताकतों के बीच के रिश्ते को तय करता है। एक कार्यपालिका यानी सरकार चलाने वाले, और दूसरी विधायिका यानी कानून बनाने वाले। इन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा होगा। संसदीय प्रणाली का कह सकते हैं पूरा खेल भरोसे का है। यहां सरकार यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सीधे सीधे संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगर संसद में उनका बहुमत नहीं रहा, विश्वास मत खो दिया, तो सरकार को जाना पड़ेगा। सिंपल। इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं क्योंकि इसकी जड़ें ब्रिटिश पार्लियामेंट में हैं। अब आते हैं इसके ठीक उलट, अध्यक्षात्मक प्रणाली पर। यहां कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं। राष्ट्रपति का एक फिक्स्ड कार्यकाल होता है और उसे सरकार चलाने के लिए रोज रोज संसद के विश्वास की जरूरत नहीं होती। अमेरिका, ब्राजील, रूस इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। अच्छा, इस टेबल को देखिए, ये सारे फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। अमेरिका में राष्ट्रपति ही देश का प्रमुख है और सरकार का भी। लेकिन भारत में ये 2 अलग अलग लोग हैं। राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं, पर सरकार के असली मुखिया प्रधानमंत्री हैं। सबसे बड़ा फर्क कार्यकाल का है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल फिक्स है, 4 साल। भारत में प्रधानमंत्री तब तक ही पद पर हैं जब तक लोकसभा में उनके पास बहुमत है। तो भारत में यह सिस्टम काम कैसे करता है, इसकी कुछ खास बातें हैं। जैसा हमने देखा, एक नाम मात्र के प्रमुख है राष्ट्रपति और एक वास्तविक प्रमुख है प्रधानमंत्री। जिसके पास लोकसभा में बहुमत है वो सरकार चलाता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज है सामूहिक जिम्मेदारी। मतलब पूरी की पूरी कैबिनेट एक टीम की तरह लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। बिल्कुल सही कहावत है, सब एक साथ तैरते हैं या एक साथ डूबते हैं। तो फिर सवाल यह है कि आखिर हमारे निर्माताओं ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जगह पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों चुना। जवाब उस वक्त की जरूरतों और हमारे इतिहास में छिपा है। इसका सबसे अच्छा जवाब हमें संविधान सभा की बहसों में मिलता है। डॉक्टर BR अंबेडकर ने साफ कहा था कि लोकतंत्र को जिम्मेदार होना चाहिए, हर दिन हर पल। अध्यक्षात्मक प्रणाली आपको स्थिरता दे सकती है, एक फिक्स सरकार दे सकती है, लेकिन रोजमर्रा की जवाबदेही संसदीय प्रणाली में ज्यादा होती है। और हमारे निर्माताओं ने चुना जवाबदेही को। तो इस फैसले के पीछे 4 बड़ी वजहें थीं। पहली बात तो ये कि हम इस सिस्टम से पहले से ही वाकिफ थे, ब्रिटिश राज के दौरान इसका अनुभव था। दूसरी, जैसा हमने कहा, जवाबदेही को स्थिरता से ऊपर रखा गया। तीसरी वजह थी कि अमेरिका की तरह राष्ट्रपति और संसद के बीच रोज रोज के टकराव से बचना था। और चौथी और शायद सबसे अहम वजह थी भारत की विविधता। यह सिस्टम इतने सारे अलग अलग समूहों को साथ लेकर चलने के लिए बेहतर माना गया। अब देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस सिस्टम का फायदा यह है कि सरकार और संसद में तालमेल रहता है, जिससे तानाशाही का खतरा कम होता है।
लेकिन इसका एक बड़ा ड्रॉबैक भी है। खासकर गठबंधन सरकारों के दौर में राजनीतिक अस्थिरता का खतरा बना रहता है। सरकारें जल्दी जल्दी बदल सकती हैं, जिससे पॉलिसी में कॉन्टिन्यूटी नहीं रह पाती। चलिए, अब गियर बदलते हैं और अपने दूसरे बड़े डिजाइन सवाल पर आते हैं। ये सवाल है ताकत के ज्योग्राफियाई बंटवारे का, यानी पावर सिर्फ केंद्र के पास होगी या केंद्र और राज्यों के बीच बटेगी। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका इन तस्वीरों में है। फेडरल सिस्टम यानी संघीय प्रणाली एक पार्टनरशिप की तरह है, जहां केंद्र और राज्य दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं और वो मिलकर काम करते हैं। वहीं यूनिटरी यानी एकात्मक प्रणाली एक टॉप डाउन कमांड की तरह है, जहां सारी ताकत केंद्र के पास होती है और राज्य उसके निर्देशों पर काम करते हैं। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? फर्क ये है कि असली बॉस कौन है। फेडरल सिस्टम में असली बॉस संविधान होता है, वही बताता है कि केंद्र के पास क्या शक्ति है और राज्यों के पास क्या। लेकिन यूनिटरी सिस्टम में केंद्र सरकार ही शक्ति का अकेला स्रोत होती है। इसीलिए फेडरल सिस्टम में एक आजाद न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है, जो केंद्र और राज्यों के झगड़ों में एक अंपायर की भूमिका निभा सके। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। भारत ने ना तो पूरी तरह से फेडरल सिस्टम अपनाया और ना ही पूरी तरह से यूनिटरी। हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से एक मिलाजुला, एक हाइब्रिड मॉडल तैयार किया। संविधान में एक बहुत खास लाइन है। वो भारत को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं, बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ कहती है। ये शब्द बहुत सोच समझकर चुने गए। इसका मतलब है कि भारत है तो एक फेडरल सिस्टम, लेकिन इसका झुकाव एक मजबूत केंद्र की तरफ है। और हां, ये एक ऐसा संघ है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता। तो एक तरफ हमारे सिस्टम में वो सारे लक्षण हैं जो इसे फेडरल बनाते हैं। केंद्र और राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। हमारे पास एक लिखा हुआ संविधान है जो शक्तियों का बंटवारा करता है। संविधान ही सबसे ऊपर है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। ये सब राज्यों को उनकी स्वायत्ता की गारंटी देते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। कई ऐसी चीजें हैं जो ताकत का पल्ला केंद्र की तरफ झुका देती हैं, जैसे पूरे देश के लिए एक ही संविधान और एक ही नागरिकता, इमरजेंसी के दौरान केंद्र का बेहद ताकतवर हो जाना, ऑल इंडिया सर्विसेज और राज्यों में केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ये सब इसे यूनिटरी बनाते हैं। और हाँ, ये बात समझनी भी बहुत जरूरी है कि हमने ब्रिटिश मॉडल को बस उठाया और कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया। हमने उसे इंडियन बनाया। जैसे ब्रिटेन में राजशाही है, हमने एक चुने हुए राष्ट्रपति को अपनाया और एक गणतंत्र बने। ब्रिटेन में संसद सबसे ऊपर है, हमने संविधान को सर्वोच्च बनाया। ये छोटे मोटे नहीं बल्कि बहुत बड़े और बुनियादी बदलाव थे। तो आखिर में तस्वीर क्या बनती है? भारत की शासन प्रणाली एक शानदार संतुलन का नाम है, एक सोची समझी कॉम्प्रोमाइज। ये जवाबदेही को स्थिरता पर तरजीह देती है। ये एक ऐसा डिजाइन है जो राज्यों को भी ताकत देता है और राष्ट्र को भी मजबूत रखता है। और यही हमें इस आखिरी सवाल पर लाता है, क्या इस सिस्टम का यही लचीलापन, जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेने की ये क्षमता ही भविष्य के भारत के लिए इसकी सबसे बड़ी ताकत है? इस पर सोचिएगा जरूर।